Seeing, yeah, we're just seeing Benjamin Netanyahu approach the podium. Let's have a listen in. Please order in the hall. 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 जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ये वीडियो क्लिप आपने देखी कि किस प्रकार जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल बेंजामिन नेतन्याहू यूएन में बात करने आए, एड्रेस करने आए यूएन को, तो सामने कई सीट्स खाली हो गई और डिप्लोमेट्स ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। यानी कि वो नेतन्याहू को सुनना तक नहीं चाहते, उनकी बात समझना भी नहीं चाहते। इससे पता चलता है कि किस प्रकार ग्लोबल डायनामिक्स शिफ्ट हो गए हैं, किस प्रकार बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अभी हाल ही में फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेटहुड का दर्जा दिया है, जिसमें फ्रांस, लग्जमबर्ग, माल्टा जैसे देश शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और था। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं जो स्पीच दे रहा हूँ उसका लाइव टेलीकास्ट होगा वेस्ट बैंक और गाज़ा में। और उन्होंने ये भी कहा कि ये शेमफुल है कि आप लोग मेरी स्पीच सुनना नहीं चाहते और इससे वॉकआउट कर रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं। इससे आप इज़राइल का वर्जन क्या है विथ रिगार्ड टू गाज़ा, विथ रिगार्ड टू वेस्ट बैंक, इसे आप समझना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हाल ही के समय में ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे उनके यूरोपियन एलाइज, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दिया है। ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमास है, हिज़्बुल्लाह है। इवन वो अपने साथ कुछ MCQs जैसे प्लेकार्ड्स भी लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कौन ऐसा है जो डेथ टू अमेरिका कहता है, जिसमें हमास, हिज़्बुल्लाह, ईरान, अल-कायदा इन जैसों के नाम थे। और लगातार वो इसके थ्रू अपने वर्जन को सामने रख रहे थे, अपने विजन को, अपने व्यू पॉइंट को सामने रख रहे थे कि इज़राइल का व्यू पॉइंट क्या है। आप सभी को पता है कि इज़राइल इस तैयारी में है कि जल्द से जल्द गाज़ा का पूरा कंट्रोल वो साथ ले ले। पूर्व में जब बेंजामिन नेतन्याहू यूएन में आए, तब वो एक प्लान लेकर आए थे, जहाँ पर था एक ग्रेटर इज़राइल का विजन, ग्रेटर इज़राइल का व्यू पॉइंट वो सामने लेकर आए थे, जिसमें एक बहुत साइजेबल पोर्शन ऑफ लैंड जिसमें दिखाया जा रहा था जो कि इज़राइल के अंडर होगा। इज़राइल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर ज्यूस रहते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ भी ज्यूस रहते हैं उन्हें ये अधिकार होता है कि वो इज़राइल के जनरल इलेक्शन में वोटिंग कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि वो वेस्ट बैंक और गाज़ा में ये सहूलियत भी दे रहे हैं कि यदि लोग वहाँ से जाना चाहें, यदि उस जगह को छोड़ना चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि हिटलर ने तो ज्यूस को जाने का ही मौका नहीं दिया और जर्मनी में उन्हें हॉलोकॉस्ट के थ्रू मरवा दिया गया। तो उन्होंने एक व्यू पॉइंट रखा अपना और अलग व्यू पॉइंट रखा, क्योंकि उन्हें पता था शायद कि जब वो एड्रेस करेंगे यूएन को तो ज़रूर आवाज़ें उठेंगी उनके अगेंस्ट, ज़रूर वर्कआउट होगा। बहुत सारे डिप्लोमेट्स उनकी बात शायद न सुने और ऐसे उन्होंने होते देखा, इसलिए वो अलग प्लानिंग के साथ आए और उन्होंने एड्रेस किया यूएन को और अपना व्यू पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश फ़लस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक तरफ न्यूयॉर्क हो और उसके ठीक बगल में आप अल-कायदा के ऑफिस को रिकॉग्निशन दे रहे हों। कितने ही लोगों ने अमेरिकन्स को मरवाया, कितने लोगों ने डेथ टू अमेरिका कहा और उन्होंने सिमिलर बातें दोहराई और ये पक्ष रखा कि इज़राइल का ये लेजिटिमेट एक्शन है और इसके माध्यम से वो हिज़्बुल्लाह, हमास को एलिमिनेट करना चाहते हैं।
कुछ महीने पहले आपने देखा कि किस प्रकार से इज़राइल और ईरान के बीच एक शॉर्ट टर्म वॉर देखने को मिला, जिसमें लगभग नेक टू नेक ईरान और इज़राइल थे और ऐसा लग रहा था कि कौन पक्ष कमज़ोर पड़ेगा और कौन मजबूत। लेकिन एट द एंड ये इज़राइल था जिसने ओवर पावर किया ईरान को। अभी कुछ दिन पहले कतर में अटैक किया गया बाय इजरायली फोर्सेस अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ हिजबुल्लाह हमास। तो आने वाले समय में ये बड़ी बात नहीं होगी यदि दोबारा से कोई हमला हो फ्रॉम द साइड ऑफ इज़राइल अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट ऑल दोज कंट्रीज़ दोज हु सपोर्ट हिजबुल्लाह एंड हमास। उन्होंने कहा कि 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को कितने ही लोगों की जान चली गई जब हमास ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की, मिसाइल्स दागे, रॉकेट्स दागे, कई हज़ारों निर्दोष इजरायली नागरिकों की जान गई। इसलिए उन्हें ये एक्शन करना पड़ा और इस बार इज़राइल अपना मन बना लिया है कि वो इस वॉर को इस लेवल पर लेकर जाएगा जहाँ पर हमास और हिजबुल्लाह पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। उनकी टॉप लीडरशिप को पहले नुकसान हो चुका है, बहुत सारे उनके टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। पेजर अटैक में हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान हुआ, उनके कई हज़ार कार्डर्स मारे गए, कई हज़ार आतंकी मारे गए। सिमिलरली हमास, इसको भी नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि किसका पक्ष ज़्यादा सही है। ये बात सही है कि हमास और हिजबुल्लाह के कारण यहाँ पर नोटोरियस सेक्शंस होते रहते हैं, अदरवाइज़ इज़राइल को ज़रूरत नहीं थी कि वो कोई बड़ा एक्शन करता। इसीलिए बार बार यूएन के माध्यम से पीएम नेतन्याहू इस बात पर जोर देते रहते हैं कि कैसे वो आने वाले समय में इस रीजन में पीस ला सकते हैं। पूर्व में उन्होंने ये बात कही कि यदि गाज़ा के लोग चाहें तो गाज़ा में रह सकते हैं, हम उन पर कोई भी चीज़ थोपेंगे नहीं, बस वो लॉयल रहें इज़राइल के प्रति और एक नागरिक की तरह उनसे पेश आया जाएगा। यानी कि धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की कि वो लिबरल हों। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के एक्शंस, 2023 का अटैक, उसके बाद से ऐसा लगा कि जब तक ऑल ओवर एलिमिनेशन नहीं हो जाता टेरर एलिमेंट्स का, तब तक इज़राइल चैन से नहीं बैठेगा। और ये बात मशहूर है इज़राइल के लिए कि जब तक अपने वो एनिमी को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर देता तब तक वो चुप नहीं बैठता, तब तक वो चैन नहीं लेता। तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि एक शॉर्ट टर्म वॉर दोबारा देखने को मिले, हमें शॉर्ट टर्म एक्शन हमको देखने को मिले बिटवीन इज़राइल ईरान, बिटवीन इज़राइल एंड द प्रॉक्सीज ऑफ ईरान जो कि हैं हिजबुल्लाह हमास, क्योंकि ये ईरान ही है जो कि फ्यूल करता रहता है हमास को, हिजबुल्लाह को, कि वो टेरर एक्टिविटीज़ करें, इज़राइल में हमले करें, वहाँ पर आतंक फैलाएं। तो इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में एक शॉर्ट टर्म वॉर हो सके ताकि ईरान को भी समझाया जा सके कि वो भी अपने जद में रहे और बिल्कुल भी इज़राइल को परेशान न करे। अब देखते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। और एक और बात सामने आ गई कि ट्रंप जो बहुत कहते थे कि मैंने इतने वॉर रुकवा दिए और मुझे तो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना ही चाहिए, तो यहाँ पर इस रीजन में जो पीस वो नहीं लेकर आए हैं, इससे उनकी नोबेल पीस प्राइज़ की संभावना तो बिल्कुल खारिज होती है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से फेल रहे हैं। इस रीजन में, इस मिडिल ईस्ट रीजन में वो पूरी तरीके से फेल रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि नोबेल पीस प्राइज़ का वास्तविक हकदार कौन है, लेकिन इट इज़ फॉर श्योर कि ये डोनाल्ड जे ट्रंप तो बिल्कुल नहीं है। कुछ अपडेट आता है जो कि वाइटल है तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, widely spread this video for the knowledge of people. Thanks for watching.
यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। डू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।